नमस्कार दोस्तों। चलिए आज अध्याय 3 से एक बहुत ही दिलचस्प सवाल को समझते हैं। आखिर देश एक दूसरे के साथ व्यापार करते ही क्यों हैं और इससे उन्हें असल में फायदा कैसे होता है? आइए इसे ठीक से समझते हैं। तो सबसे पहले सबसे बुनियादी सवाल, हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां हम हर दिन उन लोगों पर निर्भर हैं जिनसे हम कभी मिले तक नहीं, जो हमें सामान और सेवाएं देते हैं। तो सवाल यह है कि लोग और देश आर्थिक रूप से एक दूसरे पर निर्भर रहना चुनते ही क्यों हैं। इसे समझने के लिए हम एक पहेली को सुलझाएंगे। मान लीजिए कि हमारे पास दो देश हैं, अमेरिका और जापान, और वे सिर्फ दो ही चीजें बनाते हैं, हवाई जहाज और सोयाबीन। अब यहां से कहानी दिलचस्प होने वाली है। अब जरा आंकड़ों को देखिए। अमेरिका को जापान के मुकाबले एक हवाई जहाज बनाने में कम घंटे लगते हैं और अमेरिका को 1 टन सोयाबीन उगाने में भी जापान से कम घंटे लगते हैं। मतलब अमेरिका दोनों ही चीजों के उत्पादन में बेहतर है। और यहीं पर हमारी पहेली का असली मजा है। जरा सोचिए, अगर कोई अपने पड़ोसी से हर काम में बेहतर हो तो क्या उसे उसके साथ कोई लेन देन करना भी चाहिए? पहली नजर में तो ऐसा ही लगता है कि अमेरिका को सब कुछ खुद ही कर लेना चाहिए, पर क्या ये सच है? चलिए पता लगाते हैं। इस पहेली को सुलझाने के लिए ना पहले एक ऐसी दुनिया की कल्पना करते हैं जहां कोई व्यापार नहीं होता। हर देश आत्मनिर्भर है और बस वही इस्तेमाल करता है जो वो खुद पैदा करता है। तो मान लीजिए कि अमेरिका अपने कुल काम के घंटों में से आधे घंटे हवाई जहाज बनाने में और बाकी के आधे सोयाबीन उगाने में लगाता है। एकदम सीधा साधा बंटवारा। इस सिचुएशन में अमेरिका 50 हवाई जहाज और 2500 टन सोयाबीन का उत्पादन और उपभोग कर सकता है। ये उसकी बेसलाइन है। याद रखिए, वो इससे ज्यादा उपभोग नहीं कर सकता क्योंकि वो व्यापार नहीं कर रहा है। चलिए अब यही हाल जापान का भी देखते हैं। वो भी अपने काम को हवाई जहाज और सोयाबीन के बीच आधा आधा बांटते हैं, आत्मनिर्भर होने की कोशिश कर रहे हैं। तो जापान 24 हवाई जहाज और 600 टन सोयाबीन का उत्पादन और उपभोग कर पाता है। तो अब हमारे पास दोनों देशों की एक साफ तस्वीर है कि वो अकेले क्या हासिल कर सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि जब ये दोनों देश व्यापार करने का फैसला करते हैं तो क्या होता है। यहाँ कुछ बहुत ही हैरान करने वाला होने वाला है। देखिए, व्यापार की दुनिया में देश किसी एक चीज में माहिर होने पर ध्यान देते हैं। इस केस में अमेरिका सोयाबीन उगाने पर ज्यादा ध्यान देगा और जापान अपने सारे संसाधन हवाई जहाज बनाने में लगा देगा। और ये स्लाइड सब कुछ साफ कर देती है। व्यापार के बाद अमेरिका के पास 2 ज्यादा हवाई जहाज और 120 टन ज्यादा सोयाबीन है, और जापान के पास उसके पास भी 2 ज्यादा हवाई जहाज और 280 टन ज्यादा सोयाबीन है। मतलब दोनों ही देश पहले से बेहतर स्थिति में हैं। वो अपनी उत्पादन क्षमता से भी ज्यादा उपभोग कर रहे हैं। ये तो किसी जादू जैसा लगता है ना? दोनों देश जीत रहे हैं। ये कोई जीरो सम गेम नहीं है। तो ये जो एक्स्ट्रा उत्पादन है, ये फायदा आ कहां से रहा है? इसका जवाब कुछ बहुत ही जरूरी आर्थिक सिद्धांतों में छिपा है। हमारी पहेली को सुलझाने के लिए हमें 3 जरूरी कॉन्सेप्ट्स को समझना होगा: निरपेक्ष लाभ, अवसर लागत और तुलनात्मक लाभ। पहला है निरपेक्ष लाभ। यह बहुत सीधा है। कौन किसी चीज को कम संसाधनों, जैसे कि कम घंटों में बना सकता है? हमारे उदाहरण में अमेरिका को हवाई जहाज और सोयाबीन दोनों में निरपेक्ष लाभ है। लेकिन जैसा कि हमने देखा, ये व्यापार की पूरी कहानी नहीं बताता है। अब आते हैं सबसे जरूरी कॉन्सेप्ट पर, अवसर लागत। देखिए, किसी भी चीज की असली लागत सिर्फ पैसा नहीं होती। ये वो चीज है जिसे आपको उसे पाने के लिए छोड़ना पड़ता है। अगर कोई देश एक हवाई जहाज बनाने का फैसला करता है तो वो उन संसाधनों का इस्तेमाल करके कितना सोयाबीन उगा सकता था जो उसने छोड़ दिया, बस वही उसकी अवसर लागत है। और यहीं से हम पहुंचते हैं तुलनात्मक लाभ तक। ये इस बारे में नहीं है कि कौन किसी चीज को बनाने में सबसे अच्छा है। ये इस बारे में है कि कौन सबसे कम अवसर लागत पर कुछ बना सकता है। व्यापार से होने वाले फायदे का असली राज यही है। तो चलिए अब इन सिद्धांतों को अपने उदाहरण पर लागू करते हैं और देखते हैं कि ये पहेली असल में सुलझती कैसे है। अब स्लाइड पर जो दिलचस्प है वो है इन नंबरों की तुलना। एक हवाई जहाज बनाने के लिए अमेरिका को 50 टन सोयाबीन का त्याग करना पड़ता है, लेकिन जापान को सिर्फ 25 टन सोयाबीन का त्याग करना पड़ता है। भले ही जापान हवाई जहाज बनाने में धीमा है, लेकिन उसकी अवसर लागत कम है। तो मतलब साफ है, जापान को हवाई जहाज बनाने में तुलनात्मक लाभ है और अमेरिका को सोयाबीन उगाने में तुलनात्मक लाभ है।
इसलिए ये समझ में आता है कि हर देश को उस चीज़ में माहिर होना चाहिए जिसमें उसकी अवसर लागत कम हो, और फिर व्यापार करना चाहिए। बस इसीलिए व्यापार काम करता है। अच्छा, ये सिर्फ एक किताबी अभ्यास नहीं है। ये कॉन्सेप्ट असल दुनिया की व्यापार नीतियों और बहसों को समझने के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। अक्सर हमें इस तरह के तर्क सुनने को मिलते हैं, है ना? एक राजनेता मुक्त व्यापार का विरोध कर सकता है, ये तर्क देते हुए कि आयात को रोकने से घरेलू उद्योगों की रक्षा होगी और देश को फायदा होगा। ये एक बहुत ही आम भावना है। तो यहाँ एक विचार करने वाली बात है। तुलनात्मक लाभ के सिद्धांत को समझने के बाद इस तर्क का विश्लेषण कैसे किया जा सकता है? क्या आयात को रोकना वाकई में पूरे देश को बेहतर बनाता है, या ये असल में कुल आर्थिक पाई को ही सिकोड़ देता है? तो सबसे जरूरी बातें क्या हैं? पहली, व्यापार एक जीत-जीत की स्थिति हो सकती है, जिससे हर कोई ज्यादा उपभोग कर पाता है। दूसरा, ये लाभ इस बात से नहीं आता कि कौन सबसे तेज है, बल्कि इस बात से आता है कि कौन सबसे कम त्याग करता है। और तीसरा, विशेषज्ञता और व्यापार के जरिए हम सब मिलकर एक बड़ी आर्थिक पाई बनाते हैं। देखने के लिए धन्यवाद।